हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के फिजिक्स के पार्ट 3 वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के जैसे पिछले मैं 2 वीडियो में आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन कराया हूं, उसी तरह से इस वीडियो में भी आप लोग को 5 क्वेश्चन कराऊंगा। और जो भी स्टूडेंट्स वो 2 लेक्चर को नहीं देखा है वो उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को काफ़ी सारी डाउट्स उस लेक्चर में खत्म हो जाएंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन से ही मैंने आप लोगों को सोचा है कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग देख के क्वेश्चन से ही आप लोग का डाउट काफी सारे खत्म करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि अगर मैं अगला वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्त, जो भी मेरा भाई बोल रहा था कि भैया इंग्लिश में ले आओ, तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा समझा करो। मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप करूं, हिंदी में क्वेश्चन टाइप करूं। मैं हिंदी में ही क्वेश्चन किसी जगह से प्रीवियस ईयर बुक से फोटो क्लिक कर देता हूं और वहां से ही आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो। ठीक ना, मैं इंग्लिश में आप लोग को बोल देता हूं कि इंग्लिश में इसका कौन सा टर्म का क्या मतलब होता है, तो वहां से आप लोग कोशिश किया करो कि हाँ वहां से आप लोग पकड़ लो। और कोई कुछ स्टूडेंट थे जो कि पूछ रहे थे मेरे से कि भैया आप क्या करो कि आरटीआई फाइल कर दो, जिससे कि पता चल जाए कि कितने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने क्या हुए हैं। तो उसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आरटीआई क्यों नहीं अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। चलिए उन सब बातों को बाद में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इन 5 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1/4 है। ठीक है, ध्यान से समझना इन बातों को। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 हिस्सा है। ये तो सबको पता है कि 1/6 होता है। ये क्वेश्चन पे देता या नहीं देता तब पर भी हम लोग इसी को मान के चलते हैं। इससे हम पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग क्या अनुपात होने का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि जो मासेस का यहाँ पे है ना दोस्त, जो कि चंद्रमा का मास है और पृथ्वी का मास है, उसका रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन में क्या होता है दोस्त, जो कि ये तो ऑप्शन काफी मतलब कि सरल है, ऑप्शन काफी सरल दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन होता है जिसमें कि दिया रहता है 100:1, 1:100। वो रेशियो वाला क्वेश्चन जो है ना, उसमें थोड़ा सा आप लोग को अटपटा टाइप का होता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं प्रोसीजर आप लोग को बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही प्रोसेस आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे को ये फॉर्मूला बता दो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसको किसको पता है, ऑन द रिगार्डिंग ऑफ मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसका किसको किसको पता है, जिसको जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बोल देगा कि भैया मेरे को पहले से ही पता था। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, सबको पता होता है। और ये जो जी होता है कैपिटल जी, ये टर्म होता है ग्रेविटेशन का। जो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स का जो होता है वो इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है जी का, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आप लोग को दिया रहता है। ठीक है, अब जी यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या है, m1 × m2/r²। हमको किसका किसका बताना है। मान लीजिए हम इस m1 को मासेज ऑफ अर्थ मान लेते हैं और इस मासेज ऑफ मून मान लेते हैं इसको, जो कि दूसरा मास है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ये जो जी है दोस्त, ये जो कैपिटल जी है, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको काट दो। जो भी कांस्टेंट होता है उसको पहले काटा करो, ठीक ना, इससे आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। जब इसको काट दोगे तो क्या इसमें क्या बन के आएगा, बन के क्या आएगा दोस्त, देखिए मैं बताता हूँ। मास का यहां से निकालो कि मास का क्या फॉर्मूला बनेगा, मासेस का फॉर्मूला। तो मासेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में रेडियस, जो कि उसका डिस्टेंस है दोनों का, उसका स्क्वायर का गुना हो जाएगा, और बीच में ये नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल जी रहेगा। इससे मेरे को नहीं मतलब है, इसको लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को किसके अपॉन किसके रेशियो निकालना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान के लगभग क्या अनुपात होगा इसके इसके बीच में। तो देखिए दोस्त, मासेस ऑफ अर्थ यहाँ पे है, मासेस ऑफ मून बराबर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल मतलब स्मॉल जी r² में जी कैपिटल जी, ये होगा। तो इस जी से इस जी को कुछ मतलब नहीं है हम लोग को। अब करना क्या होता है यहाँ पे, देखिए मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को एक थोड़ा सा टर्म मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी इज इक्वल टू GM/r²। अब देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो
जो उनके दोनों के बीच के दो बॉडी के बीच के दूरी के कैसे है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग बोलेगे भैया कि भैया ये जो है आप लोग आपका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, ठीक है, इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं फटाक से आप लोग को एक जो उसका दोनों का रिलेशन है वो लिख देता हूं, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था आप लोग को कि मासेज ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी ऑफ रेडियस, मतलब जो उन दोनों के बीच के दूरी ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मासेज ऑफ अर्थ अपॉन में मासेज ऑफ मून इज इक्वल टू स्मॉल जी, ये रेडियस जो है ये अर्थ का रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए और जो छोटा जो नीचे वाला है वो किसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर का, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं जिससे कि हम लोग को समझने में आसानी होगा। अब क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है दोस्त वो छठा हिस्सा है। किसका छठा हिस्सा है, यानी कि चंद्रमा का जो त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1/4 ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। तो पहले तो हम लोग रेडियस को आगे चल के हम लोग उसको बदल लेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को जल्दी बता देता हूँ। जो वो जो जी है पृथ्वी का जी, जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसको ऐसे ही ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। और जो चंद्रमा का है वो क्या बोल रहा है, 1/6 हो जा रहा है, मतलब कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो रहा है, यानी कि पृथ्वी का जी है तो चंद्रमा क्या होगा, G/6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, तो चंद्रमा का जो रेडियस है यानी कि रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ के यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे हम लोग, उसका स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ मून का जो क्या हो रहा है, जो रेडियस ऑफ मून है वो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो रहा है। इसको कैलकुलेशन आप लोग देखिए जल्दी से कीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से आप लोग का रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, आर ई अपॉन में 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 अपॉन में आर ई का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। जब आर ई का स्क्वायर यहाँ से देखिए कट गया सब। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जी अपॉन में G/6 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, जो कि रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग करना है हम लोग को, अर्थ के रिगार्डिंग, इसके 4 के स्क्वायर करेंगे। इस कैलकुलेशन को आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर 96 आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा करीब किसके है, तो 100 के करीब है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन को काफ़ी मतलब कि स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और मैंने इसमें आप लोग को काफ़ी सारी बातें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में मेरे को ज़्यादा समय लग गया, नहीं तो मैं अगर बनाने बैठता तो मैं तुरंत इसको बना के सॉल्व कर देता, ठीक ना। अब इसको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर एक एग्जाम में पूछ देता है दोस्त, ये किसी कोई लड़का नहीं बोलेगा कि ये RORM लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल RORM लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग का 100% पूछता है। और जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यही आप लोग का जो फॉर्मूला है उसी से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं आप लोग बता रहा हूं, त्रिज्या क्या हो रही है, 1% सिकुड़ रही है। त्रिज्या का और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली स्क्वायर का रिलेशन है। बोलोगे आप लोग कि भैया जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसका उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर है। इनको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सीधा सा बात करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, मान के चलो कि हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं तो उनका क्या करते हैं, उसमें हम लोग उसका जो कि वृद्धि और कमी होता है उस तरह से हम लोग उसका निकाल लेते हैं, यानी कि डेल ऑफ जी निकाल लेते हैं। डेल ऑफ जी कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्त, यानी कि डेल ऑफ जी क्या होता है ये मैं आप लोग बता देता हूँ, उसके जो कोफिशियंट होता है उसका गुना कर देते हैं उसी के कोफिशियंट के बेस को बना के, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जी बराबर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, GM अपॉन में, यहाँ पे लिख देता हूँ GM अपॉन में आर स्क्वायर। हमको रेडियस दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे डेल के फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो उसको मैं बता रहा हूँ, 2 को आगे लेके आओ, 2 को आगे लेके आगे डेल ऑफ आर अपॉन में आर, यानी कि त्रिज्या में कितना परसेंट का चेंजेज आया, मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने परसेंट का चेंज आया, वो मेरे को कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। तो 2 इंटू 1% यहाँ पे लिख देंगे तो कितना कम होगा, कितना कम होगा, तो 2% कम हो जाएगा। यहाँ पे कम ही दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आप लोग को कम ही दिया हुआ है। कम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो रेडियस के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, इसलिए वो कम होगा। अगर हम लोग जी को कम करेंगे तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल ये है दोस्त, ये काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मतलब कि जो कि इसको समझ लेगा फटाक से उसको बना लेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है सवाल में। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक ना दोस्त। देखिए क्या है,
एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और पी दाब का अनुभव करता है। अब यह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा होता है, वह कितने परिमाण का दाब अनुभव करेगा? मतलब कि काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे ना दोस्तों, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या क्या निकालना क्या है। यहाँ पे हम लोग को पी दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर दिया हुआ है। हम लोग को क्या यहाँ पे दोनों पैर रखा हुआ है, कि दोनों पैर का मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ एरिया का बात हो सकता है कि हाँ दोनों पैर रखा हुआ है, या फिर कुछ वेट का बात हो सकता है। तो वेट हम लोग वहां पे नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का बात कर रहा है, तो हम लोग वहां से एरिया के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो बात आप लोग को पता होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आ रहा है, इसको याद रखिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहां से आप लोग को डिनोट करवाऊंगा कैसे करना है। जब प्रेशर पी था, कब प्रेशर पी था? जब दोनों पैरों पे थे तब, यानी कि एफ अपॉन में ए, यानी कि पूरा जब ए था तब वो पी था। मेरा बात समझो दोबारा से, जब वो ए था यानी कि ए मतलब कि पूरा पैर यानी दोनों पैरों पे खड़ा था। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं आधा करूंगा यानी कि घटाऊंगा तो ये मेरा बढ़ जाएगा। तो पी से बढ़ा हुआ ऑप्शन खोजो, पी से बढ़ा हुआ ऑप्शन। ऑप्शन कैसे करना है टैकल? पी नहीं होगा, पी से बढ़ा हुआ ऑप्शन ये दोनों नहीं होगा, अब ये दोनों होगा। तो पहले क्या था? दो पैर था, अब कितने पैर पे खड़ा हो रहा है? एक पैर पे, मतलब कि दो का आधा एक हो रहा है, दो का आधा एक हो रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया अगर दो पैरों के उस समय था, अब एरिया उसको आधा करना है, यानी कि एरिया को अगर हम आधा करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया? तो 2p जो नया परिमाण है वो कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ गया हो दोस्त। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी से नहीं पूछेगा दोस्त, आपको क्या करेगा कि बोलेगा कि वो लेट गया, वो आधा टूट गया, आधा कट गया, ट्रेन से काट दिया गया, ऐसे वैसे करके मतलब आपको उठपटांग सा सवाल क्वेश्चन को दे के और आपको फंसाने की कोशिश किया जाएगा। लैंग्वेज में आपको फंसना नहीं है, ठीक है? अब देखिए जो ये सवाल है, ये सवाल काफी मतलब कि काफी सारे एग्जामों में पूछा गया और आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो ये सवाल आप लोग के 2015, 2018, 2021 एनडीए में सवाल ये आया हुआ है। कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में सवाल ये आया हुआ है 2015 से लेकर 2018 तक। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर बुक अगर आप लोग फॉलो करते होगे एनडीए का, तो उसमें जाके देख लेना 2015, 2018, 2021 तीनों में आप लोग को सिर्फ टर्म को चेंज कर करके दिया हुआ है सवाल, लेकिन सेम टू सेम एग्जैक्टली यही सवाल है। अब देखिए, और जिसको जो एग्जाम दिया होगा अभी बीएसएफ आरओआरएम का, उसको पता होगा कि सेम टू सेम इसी के रिगार्डिंग एक सवाल आया हुआ था। जो भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, उसमें क्या किया था कि वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था, जो ध्वनि की चाल है वो नहीं दी गई थी, यानी कि जो कि हम लोग मानते हैं कि 320 मीटर पर सेकंड होता है, वो वहां पे नहीं दिया गया था। उससे हम लोग को क्या निकलवाना था? फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग से निकलवाना चाहता था, लेकिन वहां पे वो स्पीड नहीं दिया हुआ था, वेलोसिटी। वो हम लोग को मानना था कि स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो कितना होता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, जो एग्जाम दिए उनको पता होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले पता करेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और मेरे को क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले ध्यान से देख लो। स्पीड दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ बोला जाता है, तीनों को लिख लो। वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 300 मीटर। फिर से हमको फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इससे डिनोट कर लेंगे, 3 × 10⁻⁵, इसे डिनोट कर लिए हम लोग। और लेमडा हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। अब काफी मतलब कि फेमस सा जो इसका फॉर्मूला है, वो कौन सा फेमस फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी कितना था, हम सीधा वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। वेवलेंथ इधर जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर रहेगा और फ्रीक्वेंसी नीचे आएगा। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है दोस्त? 300 मीटर। और हमको वो कितना दिया हुआ है, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁵। अब यहाँ पे 10⁻², से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। कितना बचा मेरे पास? 1/10⁻³ अब 10⁻³ जो बचा उसको, ये किस में बच रहा है? ये मेरा मीटर में बच रहा है, यानी कि मीटर में। और आंसर हमको किस में लाना है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है?
अब 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 जीरो 2 जीरो। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। दैट्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान था, इतना नहीं था भारी यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी आसान था। ठीक है, अब देखिए, अब ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। इसका मैं फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और जिस तरह से मैंने आप लोग को वो जो त्रिज्या 1% बढ़ाई गई, घटाई गई, और उसमें परिवर्तन कितना किया गया, उस तरह से इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। फॉर्मूला आप लोग को किस किस का यूज करना पड़ेगा इसमें, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, फॉर्मूला आपको इसमें लगेगा, जो इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो जो होता है वो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता। इसको आप लोग मान सकते हो कि ये कॉमन है, ये मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे इसका कोई बात नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया और एल लंबाई के बारे में। तो एल लंबाई भी मैंने आप लोग बता दिया और परिच्छेद क्षेत्रफल भी आपको बता दिया। अब बस आप लोगों को किसमें चेंज करना है वो सोचना है कि लंबाई को दोगुना किया गया है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि रेजिस्टेंस दोगुना है, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे सर सीधा सा बात हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एल अपॉन में ए। रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, यानी कि लंबाई को खींचकर दोगुना किया जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको? अनुच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल को भी डिनोट करना है इस फॉर्मूले में। तो उसके हिसाब से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। और आंसर तो आपको दिख रहा होगा कि 4 ओम दिया हुआ है। तो वैसे आप लोग जिस तरह से आप लोग सॉल्व करते हो, इसका काफ़ी ट्रिक भी होता है कि अगर आपका लंबाई दुगुना है तो उसको 4 गुना कर दे, उधर का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से काफ़ी ट्रिक बनाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रिक नहीं, आप लोग इसको जो कॉन्सेप्ट होता है उससे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।